एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी ज्योति सोनी और आज हम फिर से एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमें मदद होगी हमारे हिंदी की जो ग्रामर है उसे समझने के लिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए। या यूँ कह ले कि अभी तक के हम लोग जो 9th की ग्रामर में या जो 9th का जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ना शब्दों को बनाना सीख रहे हैं कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के। उन शब्दों को जब हम बनाते हैं, उनसे हम वाक्य बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो हिडन रहते हैं अभी तक के, अभी रहे हैं हमसे, अब हम उन्हें सीख रहे हैं। क्लियर? मतलब आज भी हम कई किसी प्रकार का जो शब्द है वो पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। अब किसी शब्द निर्माण में अनुस्वार और अनुनासिक किस तरीके से मदद करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा है कि हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहा है हमारे शब्द निर्माण में। ठीक है, शब्द निर्माण, क्योंकि जब हम शब्द बना में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपने समास में पढ़ा था कि हम कोई एक बड़ा शब्द बनाने के लिए उसमें भी कितने सारे रूल्स लगे हुए थे। हमने 6 तरह के समास पढ़े थे, फिर हमने उपसर्ग पढ़ा हुआ था, प्रत्यय पढ़ा था, तो उसमें भी बहुत सारे नियम थे कि किस तरीके के उपसर्ग को जोड़ के शब्द में लगा के किस तरीके का नया शब्द प्रकट हो रहा है, किस तरीके का बनेगा। कुछ हम बचे हुए संधि में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक का हमारे शब्दों में क्या योगदान है और एक्चुअल में वो है क्या। सबसे पहले ये जो शब्द है ना, एवं, इसे ध्यान से पढ़िएगा, मदद करेगा हमारी सहूलियत के लिए या हमें थोड़ी सी चीज़ों को इजी करने के लिए। मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो जो है वो अनुस्वार, क्योंकि हम सबसे पहले अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों से फैमिलियर होना है। तो एक बेसिक वाला जो इंट्रो है हम वो देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, फिर उसके आगे हम जा करके और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप मतलब एक नॉर्मल सा एक इंट्रो देखते हैं। देखो, सपोज एक शब्द है संगम। संगम आप शब्द पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक बिंदी लगी आई। ठीक है, हमें एक बिंदी दिखाई दी, मतलब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो संगम नो प्रोनाउंस हुआ, संगम इस टाइप से, तो नाक से एक ध्वनि निकली। ठीक है, संगम जब आप बोल रहे हो ना तो वो जो शब्द, वो जो टच हो रहा है वो हमारी नोज पे टच हो रहा है। क्लियर? तो ये शब्द हो गया। इस टाइप में से और भी बहुत सारे शब्द है जिसमें जैसे सपोज गंगा, गंगा इस टाइप का हुआ। चंचल, चंचल, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द है जहाँ पर जो ये जो बिंदी है वो एक अर्थ प्रकट कर रही है, या वो अर्थ जो है वहां पर एक, मतलब दो शब्दों के बीच में एक अर्थ को बीच में, मतलब एक न म ण इस टाइप के कोई ना कोई अर्थ को वो छिपाए बैठी हुई है। तो क्लियर हुआ कि जहाँ पे भी ये बिंदी आती है उसी को हम कहते हैं अनुस्वार। एक बात क्लियर हो गई कि ये जो बिंदी होती है ये अनुस्वार होती है, लेकिन अब इसके यूज कैसे होते हैं, एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है, हमने तो सिर्फ एक तस्वीर देखी और उसके बिहाफ पे बोल दिया कि ये अनुस्वार है। अब हम इसको देखते हैं। जब इस टाइप की जो बिंदी होती है तो इसका उच्चारण अभी हम लोगों ने प्रोनाउंस करके देखा तो हम लोगों से क्या निकल रहा था, हम उसको अपनी नोज पे टच हो रहा था, संगम, गंगा। तो मतलब जैसे ही जब हम इसको डीपली मतलब थोड़ा सा डीपली बोलते हैं, स्लोली बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो जो स्वर है, जो उसका निकलना चाहिए हमारे गले से, जो आवाज निकलती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे नाक पे टच होकर के निकल रही है। ठीक है, नाक से टच हो रही है, मतलब वो ध्वनि है ना, जो ध्वनि निकल रही है तो वो हमारी थोड़ी सी नाक पे टच होकर के निकलती है, तो ये वाली वो अनुस्वार है। ठीक है, अब अनु देखो, अनु को हम पढ़ेंगे क्योंकि हम जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं। अनुस्वार, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे, और स्वर, स्वर ही हुआ, तो वे मतलब जो स्वर के पीछे पीछे फॉलो होते हैं उसे हम अनुस्वार कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है एक बिंदु है, मतलब जो बिंदु है उसके सामने कोई ना कोई स्वर जो है वो लगा रहेगा, मतलब अ से अह तक के जितने भी कोई ना कोई स्वर है उसको लेकर के वो फॉलो करेगा। अब इसको लिखते वक्त एक तो बात क्लियर होगी कि हिंदी में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसको शिरोरेखा, मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये शिरोरेखा, ये जो टेरेस है ना इसका छत, इसे हम शिरोरेखा कहते हैं, तो इसके ऊपर हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? ऐसे समझ में आया कि जहाँ पे भी हमें इसका प्रयोग करना होता है तो हम उसके ऊपर ही ऐसे एक बिंदी लगा देते हैं जहाँ पे भी हमको इसका यूज में इसे लेना है। ठीक है, जैसे कि गंगा, ये बिंदी लगाई,
और ये हुआ गंगा। जैसे चंचल के ऊपर ये शिरो रेखा के ऊपर एक बिंदी लगा करके ये कर लिया। तो अब इसका जहां पर भी आपको इस बिंदु का प्रयोग करना है तो उसके आगे, क्योंकि देखो इसकी जो डेफिनेशन है वही क्या कह रहा है कि ये अनुस्वार है, ठीक है, मतलब ये जो है मतलब स्वर जो है इसके पीछे पीछे आएगा। तो इसको जहाँ पे भी आपको यूज करना है तो वहां पर कोई ना कोई स्वर जो है वो हमेशा आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको गंगा के ऊपर ही बता दूं या संगम के ऊपर ही बता दूं तो देखो स जो है नॉर्मली आप इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब हम इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें पता है कि ये एक हलंत के साथ में आता है। तो ये ऐसा है, एक्चुअल वर्ड ये है, लेकिन जब इसके साथ में आप अ जो है वो ऐड कर देते हैं तब ये इज इक्वल्स टू होता है टोटल पूरा जो स है ये, तब ये कहलाता है। जब इसके साथ हलंत होती है तब तक ये स है, ठीक है। जैसे आप इसमें अ जोड़ेंगे तो स, ठीक है। जब आप इसे बोल रहे हो स तो लास्ट में जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो जो ध्वनि निकल रही है वो उसके लास्ट में एक स्वर निकल रहा है स, ठीक है। स अ निकला। जैसे सा पुकारना है आपको तो सा, तो लास्ट में क्या निकला आ निकला। सी बोलना है तो आपको क्या सी, मतलब ई की मात्रा निकली। तो इस तरीके से मतलब किसी भी व्यंजन के साथ में जब आप किसी स्वर को ऐड करते हो मतलब वो हलंत वाले के साथ में तब वो पूरा बन रहा है। तो जब हमको इसका निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर संभव है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है संभव, ठीक है, संभव है। तो सबसे पहले तो स जो है ये इस तरीके का लिखा है, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो वो इस तरीके का सा हुआ, मतलब स के साथ में एक अ जो है वो भी मेंशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स प्लस अ प्लस संभव। तो यहाँ पर म निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अ के साथ में मतलब ये इसके साथ में क्या हो रहा है, ये मतलब किसी भी अ के बाद में, मतलब किसी भी स्वर के बाद में, तो ये एक स्वर हुआ यहाँ पे, ठीक है। वो आ की मात्रा हो सकती है, ई की हो सकती है, सिंगल अ हो सकता है, मतलब कोई भी स्वर ए टू जेड कोई भी स्वर हो सकता है। उसके साथ में जब ये जुड़ा हुआ होता है ये हमेशा उसी के साथ जुड़ा, ठीक है। फिर भव, तो अब आप इसको भ हलंत के साथ भी लिख सकते हो, फिर अ भी लिख सकते हो, या नॉर्मली भ और व भी लिख सकते हो। तो हर एक शब्द के साथ में जो है व्यंजन के साथ में एक अ जो है वो हमेशा कनेक्ट होता ही है। तो ये यहाँ पर एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पर क्या हुआ अ, ठीक है। ये जो अम था संभव वाला, ठीक है, तो ये था, तो इसके साथ में क्या हुआ ये म और भ, ये सॉरी अ में म जोड़ करके बनाया अम करके, तो संभव, तो ये अम हुआ। क्लियर, आपको ये समझ में आया। तो शब्द अनुस्वार अम का उच्चारण क्या हुआ अम, इस तरीके से यहाँ पे। अब आपको कहाँ पे कैसा प्रोनाउंस करना है, क्योंकि कहीं कई जगह पर ये म प्रोनाउंस करेगा, कहीं कहीं जगह पे वो न प्रोनाउंस करेगा। तो इसके रूल जो है बहुत ईजी है, मतलब इतना टफ नहीं है। इसको हम आगे चल के थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन इसके साथ में थोड़े से और जो एग्जाम्पल्स है पहले इनको देख लेते हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। देखो अब संचरण है, ठीक है। तो संचरण को आप कैसे ऐसे रख सकते हो, सन प्लस चर च प्लस र प्लस ण, ठीक है, क्योंकि हमको अभी सिर्फ जो ये टर्मिनोलॉजी है वो समझनी है। और हमें ये हर एक शब्द पता है कि जो है इसके साथ में अ जो है, क्योंकि सिंगल मात्राएं लगी हुई है, देखो कोई नहीं है मतलब वो सिंगल है, तो इसके साथ में अ जो है वो मेंशन है। तो च को आप हलंत के साथ में ऐसे अ कर सकते हो, ठीक है। हमने इतनी स्टेप जो है वो स्किप कर देते हैं। र के साथ में अ जुड़ा हुआ है, देखो च के साथ अ जुड़ा है तो ये हो गया च, र के साथ अ ऐसा हो गया, हलन के साथ अ र, ये हो गया ण, ठीक है। ये संचरण, इतनी टर्मिनोलॉजीज जो है वो हमने ये टर्म जो है वो सीख ली। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो स, अब हमें ये पता है कि स जो है पहले अभी तक के हमारे पास में कैसा था, स है एक, ठीक है। तो यहाँ पर संचरण वाली चीज हो रही है, तो न का प्रोनाउंस आ रहा है। तो पहले हम इसको सिर्फ तोड़ना सीख लेते हैं, इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे। तो स ऐसा हलंत के साथ में है, ठीक है, मतलब ये हुआ। इसके साथ में अ आया है और इसके साथ में संचरण, ठीक है। न का प्रोनाउंस हो रहा है, न हलंत के साथ में आ रहा है, न का प्रोनाउंस हो रहा है। तो इसी न को हमने यहाँ पर अनुस्वार कहा, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में जो चीज आ रही है उसको हाइड करने के लिए आपने जो शब्द प्रयोग किया, जो बिंदी प्रयोग की है, उसे आप अनुस्वार कह रहे हो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर एक व्यंजन हुआ, ये व्यंजन था, ये स्वर था, इन दोनों के बीच में जो प्रयुक्त हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो हाइड है, तो इसके लिए आपने इस वर्ड को हाइड करने के लिए जो बिंदी है वो प्रयोग की है। अब ये कौन कौन सी होंगी ये अभी हम लोग देखते हैं। तो ये पंचामक्षर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे संभव, संभव वाला भी स, दो जो अम था यहाँ पर तो वो अ और म था, बाकी इसको छोड़ दें आप। स
तो न जुड़ा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर न कैसे आया, यहाँ म, यहाँ पे फिर न आ गया, फिर न आ गया, तो ये चीजें कैसे आई। तो ये टर्म्स अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हम कौन से स्वर के कौन से व्यंजन या स्वर के बाद में हम कौन सा प्रोनाउंस निकालेंगे, तो ये देखते हैं। यहाँ तक के तो क्लियर चीजें हुई कि कैसे हम लोगों ने अनुस्वार जो है किन चीजों के लिए प्रयुक्त किया था और किस तरीके से किया। हमने इसको एक एक जो है तोड़ के, एक एक वर्ड जो है वो तोड़ तोड़ के देख लिया कि कैसे कहाँ पर कौन सी चीजें यूज की गई है। देखो संचरण के लिए न, जो था, अन जो था उसको अ प्लस न ऐसा करके तोड़ दिया। संभव हो गया, संघर्ष हो गया, संचयन हो गया। तो ये चीजें, तो ये टर्म जो है वो क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो अनुस्वार का प्रयोग किया है, मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउटेड क्वेश्चन था कि हर जगह तो बिंदी लगी हुई है, तो आपने सेम चीजें यूज क्यों नहीं की, कि हर जगह आप न यूज कर रहे हो, न प्रोनाउंस में निकाल रहे हो, म प्रोनाउंस निकाल रहे हो, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किसी एक शब्द का क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो हर चीज के, ठीक है, जो भाषाएं हमें इतनी सरल लगती है, जो हम इतने इजीली बोल के निकल लेते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत ज्यादा डेप्थ छिपी हुई होती है। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम इन चीजों को सीखेंगे। क्लियर, हमें सीखनी है चीजें। अब देखो अनुस्वार का प्रयोग जो होता है उसके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले आता है पंचाम अक्षर। ठीक है, पंचाम अक्षर, अब आप इसका संधि विग्रह करें यह तो क्या होगा कि 5 अक्षरों का समूह। ठीक है, अब आप यहाँ बताएंगे द्विगु समास आ रहा है या द्वंद्व समास आ रहा है, समास आ रहा है। ठीक है, समास विग्रह करेंगे तो जहाँ पे भी नंबर्स वाले आते हैं, कौन सा आता है, कौन से समास है, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मतलब 5 अक्षरों का समूह। क्लियर, अब कोई ना कोई 5 अक्षर है जिनका समूह है, तो यहाँ पर इसी का नियम आता है। ठीक है, अब ये जो 5 अक्षरों का समूह है, अब आप कैसे ये करेंगे, तो हमारी जितने भी व्यंजन है क ख ग घ ङ, जो लास्ट तक के हैं, तो इनको हमने सभी को क्या किया है, 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने उन 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो उसके आखिरी का जो शब्द, मतलब अगर जब किसी वर्ण के पहले अपने ही वर्ग का कोई भी एक शब्द आता है, तो उसके स्थान पे हम जो है उसका जो अनुस्वार होता है वो उसका आखिरी शब्द यूज कर लेते हैं। कैसे, देखो अच्छा, पहले तो वो जो 5 वर्ग है वो दिखाना जरूरी है। तो हमने पूरे व्यंजनों को कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया, 5। जिसमें देखो जैसे कि ये क वर्ग हो गया, च, ट, त और प। ठीक है, अब इसमें कितने शब्द आ रहे हैं, इसमें ये 5 शब्द आ गए। ठीक है, च वर्ग, क वर्ग में सबसे पहले क ख ग घ ण। रूल हमारा क्या कह रहा है, फिर से देखो, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का 5वां वर्ग, ठीक है, पंच अक्षर आए, तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब उसके जगह आपको अनुस्वार प्रयोग करना है। मतलब ये जो बिंदी है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें से, मतलब अब इसमें किसी के भी जगह पर इस, मतलब इस वर्ग का कोई शब्द आता है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ग यूज कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद में क्या कह रहे हैं, अगर अपने ही वर्ग का 5वां वर्ग आए, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहला शब्द तो ये हो गया, मतलब वो कह रहा है कि पहला शब्द तो ये वाला हो गया, मतलब कोई भी इन चारों पांचों में से कोई एक हो गया। लेकिन अब इसके बाद में जो शब्द आ रहा है वो इसका 5वां वर्ग, पांचवा, ये मतलब 5वां अक्षर जो है ये, मतलब इसके ग्रुप का अगर 5वां जो अक्षर है वो आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे न आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम वहां पे अनुस्वार यूज करेंगे। ठीक है, और उसका प्रयोग भी क्या होगा, इस ये जो अर्थ निकालता है उसके प्रोनाउंस में भी हम इसी चीज को यूज करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर गंग गा लिखा हुआ है, एक सेकेंड में थोड़ा और क्लियर कर दूं इसको। देखो ग, ठीक है, ये वर्ग है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जब किसी वर्ग का, ठीक है, कोई अक्षर आए, तो हमने इस वर्ग का ये अक्षर उठा लिया कि यहाँ पर ग है। ठीक है, यदि आप क को भी उठा लो, सपोज हमने इस शब्द को उठा लिया, इसके बाद में इसी वर्ग का 5वां अक्षर आता है, तो इसी वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है, इसी वर्ग का 5वां अक्षर ये है ण। ठीक है, ण। तो अगर यहाँ पे ये आता है न, ण प्रयोग हो रहा है, ठीक है, डमरू वाला नहीं है, ड अलग है और ये ण अलग है, तो ये आ रहा है, तो हमने यहाँ पर फिर यहाँ अच्छे से गंगा किया है। तो इसके बाद में यहाँ पर ये शब्द आया, जब ऐसी कंडीशंस आती है इन दोनों व्यंजन्स के बीच में, ये आया, अच्छा ग बोलेंगे कि यहाँ पर तो कोई स्वर नहीं है, तो ग हलंत के साथ में है, तो इस तरीके से ग हलंत में आ रहा है, और फिर इसके साथ में अ है, फिर प्लस ण यूज किया गया है, फिर ग और प्लस आ। ठीक है, यहाँ पे आ है क्योंकि गंगा है। ठीक है, गंगा, इसको इस तरीके से बोलो गंगा, आप
प्रोनाउंस करो, तो प्रोनाउंसिएशन में गंगा हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी पंचम अक्षर में उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आता है, तो वहां पर हम इसको हटा करके हम वहां पे अनुस्वार जो है वो यूज कर लेते हैं। तो हमारा गंगा जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग जो गंगा लिखते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं। क्लियर? एक बार समझ में आई? मतलब आपके पास में ये वर्ग है पूरे, ठीक है, ये लिखे हुए, जैसे कंगा, न, यहाँ पर न आया, फिर ये ग हुआ, कंगा, कंगी को जो ऐसे ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो अब क है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा क है, लेकिन इसी के बाद में क्या हो रहा है, इसके जस्ट बाद में क, हलंत और फिर अ, ऐसे। अब मैं उस चीज को स्किप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम इतने ट्रेन हो चुके हैं कि इतनी जो चीजें हैं वो हम ना भी लिखे तो भी हमारा काम जो है वो इजीली चल जाएगा। तो क प्लस अ, फिर इसके बाद में आ गया हमारे पास ण। तो जब ये चीज आई, मतलब इसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ गया, और जब इसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है तो हम उसको बदल देते हैं अनुस्वार में। ठीक है, हमने इसको किस में बदल दिया, अनुस्वार में। ये कंगा है, ग घड़ी का है, ठीक है, कंगा हो गया, ये कंगा प्रोनाउंस करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई कि जब इस तरीके से कोई शब्द आते हैं, मतलब उसी वर्ग का, मतलब कोई व्यंजन है और उसी वर्ग, उसी पंचम अक्षर का आखिरी अक्षर आ रहा है, तो ये इसका आखिरी अक्षर हुआ, वो आता है, तो हम उसको अनुस्वार में रिप्लेस कर देते हैं। और जो अनुस्वार रिप्लेस होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे गंगा है तो नो गंगा, इस तरीके से प्रोनाउंस हुआ, ये क्लियर हो गया। तो कंघा जो है ये भी इसी तरीके से हमने इसको मतलब रिप्लेस किया था, तो कंघा हो गया ये। क्लियर? अब जैसे कि और भी बाकी के ग्रुप्स है, तो हम इसमें थोड़ा सा इसका भी देखते हैं। आप ये एग्जाम्पल जो है इसके जस्ट सामने नोट डाउन करेंगे, ताकि ये चीजें जो है थोड़ी सी समझने में हमें इजी हो जाएंगी। अब देखो जैसे कि च वर्ग है, ठीक है, अब हमने एक शब्द उठाया था बीच में, चंचल, ठीक है। तो चंचल एक्चुअली में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने चंचल कैसे लिखा है, इस तरीके से चंचल, लेकिन चंचल का सही तरीके से देखो, च हुआ तो ये च था। अब मैं उस चीज को फिर से स्किप कर रही हूँ, च हलंत और फिर प्लस अ करके, तो ये मैं इस चीज को स्किप कर रही हूँ। क्लियर? तो अच्छा चलो, यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि हर एक के सामने जब भी आप वहां पे स्वर आते हैं, उसके पहले कोई ना कोई स्वर के पीछे ही आप अनुस्वार को लगाते हैं। तो हमने इसके पीछे जो है ये अनुस्वार जो है वो अ लगा दिया, जो स्वर है वो ये हो गया। अब इसके पीछे, ठीक है, च अ, उसके बाद में ये आता है, ठीक है, ये जो चन, ये अंज, मेरे को उसको प्रोनाउंस करते नहीं आता एक्चुअली सही तरीके से। फिर यहाँ पर वापस मेरे पास च आया और उसके बाद में फिर ल, ठीक है, या इसको मैं इस तरीके से, ये जो चंचल है इसको इन शॉर्ट, मतलब ये 3 टर्म्स में आ गया मेरे पास में। ठीक है, मैं इसको यूं ऐसे भी लिख सकती हूँ, च अ च ल, इस तरीके से लिख दिया। मतलब क्या हुआ कि च आया मेरे पास में, ठीक है, ये च वर्ग का च है, लेकिन इसके बाद में रूल क्या कह रहा है कि इसके जस्ट बाद में इसी पंचम अक्षर का जो आखिरी अक्षर है, ठीक है, पंचम अक्षर का आखिरी अक्षर जो है, आखिरी पंचम अक्षर आता है, मतलब न आया यहाँ पे, तो ये आ गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अनुस्वार में रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये देखो, ये हमने इसको अनुस्वार में रिप्लेस कर दिया, मतलब उस व्यंजन को हटा करके हम इतनी जगह खाली करके उसको एक बिंदी में डाल देंगे। तो क्या हो गया, चंचल, नो न प्रोनाउंस हो रहा है इसका, तो ये हो गया चंचल। इस तरीके से आई बात समझ में, आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। चलो पांचों वर्ग के एक एक एग्जाम्पल जो है हम उठाते जाएंगे और फिर हम करेंगे। नेक्स्ट वाला जो शब्द है हमारा क्या है, ट वर्ग। अब हमारे पास में आता है ट वर्ग। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज मिस है, एक मिनट, एक मिनट, इसको छोड़ते हैं, मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। हाँ जी, जो जो ट वर्ग आता है, अब हम ट वर्ग के ऊपर बात करें, तो अब आप ऐसा कोई शब्द उठा लीजिए जहां पर आपको इसका प्रोनाउंस देखना है कि वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन और वो वर्ड कैसे बनता है। तो जैसे कि हम डंडा, ठीक है, ड उठाते हैं, तो डंडा हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं डंडा वर्ड को, इस तरीके, डंडा, ड़ आ रहा है उसमें प्रयोग, तो क्या हुआ, प्लस अ प्लस ण, फिर अ, फिर ड, डमरू वाला, फिर आ, मतलब
इस ट वर्ग में जब आपका डडमरू वाला है डंडा, ठीक है, ड आया, डडमरू का ड आया, और फिर इसी का पंचम अक्षर जो पांचवा अक्षर आता है, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन ही चेंज कर देते हैं। मतलब वहां पे जो हमारे बोलने का टोन है, जो हमारे जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो टोटली डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखो ये ड अ ण अ इस टाइप से हुआ, तो अब हमने इसको कंबाइन किया, डंडा, इस तरीके से। मतलब जैसे ही हमने क वर्ग का पढ़ा, च वर्ग का पढ़ा, ट वर्ग का पढ़ा, ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे चंचल, यहाँ गंगा, और एक गंगा वाला एग्जाम्पल देखा। तो इस तरीके से यहीं पर जब हम डंडा मतलब यूज करते हैं, तो ड डमरू के बाद में जस्ट इसके बाद में इसी का पंचम अक्षर जो है वो आता है। क्लियर? तो यहाँ से और इजी हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो लास्ट वाले जहाँ पे भी शब्द, मतलब इतने चारों में से इनमें से कोई भी शब्द आता है, फिर उसके बाद में ये 5 शब्द, ठीक है, अगर ये 5 शब्द कहीं पे आ रहे हैं, मतलब किसी भी स्वर के बाद में या उस व्यंजन के बाद में, क्योंकि हर एक व्यंजन अ से जुड़ा ही हुआ है, चाहे वहां पे आ की मात्रा हो सकती है या कोई दूसरी भी मात्रा हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो अ के सहारे पे ही चलता है। तो अब क्या करें, अब ये जो 5 शब्द आपने यहाँ पर चूज करके रखे हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये जहाँ पे भी आ गए, मतलब सेम इसमें कंडीशन क्या कह रही है कि वहां पर ये वही आना चाहिए, ठीक है। तो आप इन शब्दों को अनुस्वार व्यंजन भी बोल, क्योंकि ये अनुस्वार से रिप्लेस कर रहे हैं आपकी उन चीजों को। क्लियर भाई? क्या हो गया ये? तो जितने भी आपके पंचम अक्षर के जो लास्ट लास्ट वाले आ रहे थे ना, वो सारी वो स्लाइड जो है वो थोड़ी डिलीट हो गई। तो ये वाला हो गया एक शब्द, ये हो गया, डडमरू का हो गया, ण हो गया, फिर उसके बाद में अब इसे क्या दिक्कत हो रही है भाई, न और म, मतलब जितने भी आपके पंचम अक्षर के जो भी एंडिंग वाले लास्ट वाले अक्षर थे, वो जहां पे भी आ रहे हैं और उसके पहले उसी ग्रुप का कोई व्यंजन आ रहा है, तो आप उसके बाद में मतलब उसी ग्रुप का कोई भी व्यंजन आया और फिर ये शब्द आए, तो अब आपने क्या किया, उसको आप उससे रिप्लेस कर दे। जैसे प वर्ग का देखो, ठीक है, प वर्ग का देखा, तो प वर्ग में हम क्या करते हैं, पंतु ही कर लेते हैं, ठीक है, नातु पंतु संतु वाला जो बोलते हैं ना, देखो प आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट का इसका जो है वो क्या है, न आया, ठीक है, प न तु, इस टाइप से। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, पंतु, तंतु पंतु, इस टाइप से होता है ना, तो ये ऐसे रिप्लेस कर दिया। तो हम जो लास्ट वाले शब्द है इन्हें याद रखेंगे, हम ये पंचम वर्ड जो अक्षर है वो याद रखेंगे कि कैसे वहां पे वो चीज रिप्लेस होती है। तो इसीलिए आप इन पांचों अक्षरों को आप इसे अनुस्वार जो है व्यंजन भी बोल सकते हैं, इन पंचाम अक्षर को। तो ये रूल समझ में आया कि कैसे हम इन रूल्स को यूज कर रहे हैं, मतलब ये चीज बनाने के लिए। तो पंचम अक्षर का जो रूल है वो यही कहता है कि जो भी आखिरी मतलब पांचवा वर्ग जो है, मतलब जो पांचवा जो अक्षर है, मतलब जो पंचम अक्षर है, जो पांचवा अक्षर है, किसी भी वर्ग का आता है, वो व्यंजन यूज हुआ है, तो उस व्यंजन का जो आखिरी पांचवा यूज होगा, तो उसको आप रिप्लेस करने वाले हो अनुस्वार में। मतलब आप उसको, वो जो शब्द है उसको आप हाइड कर देंगे और उसको आप एक बिंदी बना करके उसके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर आप उसको छोड़ देंगे। गंगा का यूज समझ में आया, ठंडा, ठ जो है इसी ग्रुप का ड़ था। संबंध, देखो स जो है वो प ग्रुप का लास्ट वाला था, तो स जो है इस तरीके का आया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, म आया, ठीक है, हलंत के साथ में, फिर ब आया, फिर न आया। तो यहाँ पर आप ये शब्द देखें पहले तो स जो है स ग्रुप का कौन सा था, मतलब लास्ट में म आ रहा था पंचम अक्षर, तो इसको आपने संबंध जो है इसके ऊपर जो म था आपने इसको हाइड करके सम के ऊपर डाल दिया, तो ये हो गया। फिर ध के इसमें ना हो गया, तो संबंध इस टाइप का शब्द बन गया। अंत जो तो नॉर्मली आया ही था, उसके बाद में न आया, तो इस टाइप के जो शब्द है। तो आई होप आपको जो पंचम अक्षर वाला नियम है वो समझ में आए कि आप पंचम अक्षर को किस तरीके से यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला रूल है, अब वो क्या कहता है वो देखो, य र ल व, मतलब जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, और उसके बाद में आता है उष्म व्यंजन स श स ह। तो इनके से पहले अगर वहां पर पूर्व में कोई भी पंचम अक्षर आ जाता है, तो वहां पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास दो कंडीशंस आई है। एक, जब किसी वर्ग के बाद, मतलब किसी भी व्यंजन के बाद में उसी वर्ग का
पंचम अक्षर आता है तो आप वहां पे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म, हाँ ये जब हम व्यंजन वाला किसी सेपरेटेड वीडियो में पढ़ेंगे तो हम वहां पर सारी चीजों को डिवाइड करेंगे कि कैसे हमने 5 वर्ग बनाए हैं, कैसे हमने अंतस्थ व्यंजन निकाले, ऊष्म व्यंजन निकाले, तो इसका डिवाइडेशन हम वहां पे सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि अंतस्थ व्यंजन 4 ये है, य र ल व, और उसके बाद में स श स, ये जो 3 अलग अलग है, षटकोण वाला, सरोते वाला, ठीक है, वो श सारदा माता वाला और ह जो है ये, इनके बाद में अगर वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे कोई भी ऐसा व्यंजन आया और उसके बाद में उसी का पंचम अक्षर आ रहा है, ठीक है, ये हुआ। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई कि अब हम उस वर्ग का कोई व्यंजन नहीं देखेंगे, अब हम इन 5 व्यंजन को देखेंगे, मतलब ये 4 और ये 4 को देखेंगे। इसके बाद में अगर कोई, सॉरी इसके पूर्व में, ठीक है, वहां पे बाद में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पूर्व में, अगर इसके पहले कोई आ रहा है, देखो पंचम अक्षर में बाद में आ रहा है, और लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करें कि यहाँ पर पहले आ रहा है, तो पहले अगर कोई पंचम अक्षर आता है तो वहां पर आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो 2 चीजें किस तरीके से याद रखोगे, अगर पंचम अक्षर वाला शब्द आ रहा है, पंचम अक्षर वाला, तो वहां पे क्या यूज करेंगे कि वो बाद में आ रहा है, ठीक है, वहां पे जो पंचम अक्षर मतलब जो वर्ग वाला है उस नियम में क्या करें कि पंचम अक्षर जो है वो किसी व्यंजन के, उसी वर्ग के व्यंजन के बाद में आता है, तो ये करेंगे। लेकिन इस नियम में आप क्या याद रखेंगे कि ये जो व्यंजन दिए हुए हैं इसके पहले, मतलब इसके पहले पूर्व की बात कर रहे हैं, पूर्व में अगर कोई पंचम अक्षर आ जाता है, मतलब वो जो आपने 5 यहाँ से निकाल के रखे थे, ये 5 की 5 पंचम अक्षर कहीं आ जाते हैं, तो वहां पर भी आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों के ही एक एक एग्जाम्पल रखेंगे और फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संसार, ठीक है, अब संसार कैसे लिखेंगे, स हलंत के साथ में अ, एक रूल आपका हमेशा कह रहा है कि वो किसी न किसी स्वर को फॉलो करेगा, उसके बाद में आएगा। फिर उसके बाद में आ रहा है आपका न, ये पंचम अक्षर का है, न लास्ट में आता है। फिर उसके बाद में आपका स हलंत के साथ में फिर आ, क्योंकि आ है, संसार है, ठीक है, और फिर ल हलंत के साथ में फिर ये अ, या आप इसको सारा ऐसे ही नॉर्मल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ टर्म कौन सी समझनी है, इतनी वाली टर्म समझनी है। अब हमारा रूल क्या कह रहा है, यहाँ पे वर्ड्स को थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे य र ल व स श स ह ये शब्द आ रहे हैं, तो उसके पहले अगर कोई पंचम अक्षर आ रहा है, देखो यहाँ पे स सरोते वाला पहले हो गया, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है जस्ट, ठीक है, इसको देखो न आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में स सरोते वाला आ रहा है, ध्यान से देखो ये स आ रहा है, मतलब इसके पूर्व में न आया, एक पंचम अक्षर आया, तो आप इसको स्किप करके आप इसका अनुस्वार चेंज कर देंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा संसार। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको प्रोनाउंस तो वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किया था, संसार करके, और अभी भी आप सेम सिमिलरली मेथड से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रूल कह रहा था हमने इसको फॉलो किया। अब वो वाला जो एग्जाम्पल है पंचम अक्षर वाला, तो वहां पर देखिए, तो वहां पर क्या कह रहा था कि जब किसी व्यंजन में, मतलब उसी वर्ग का पंचम अक्षर आता है, मतलब कोई व्यंजन है और इसी व्यंजन का जो पंचम अक्षर वाला शब्द आता है नो, तो वहां पर भी आप स्किप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे बाद वाला यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि ये वाले रूल में आपको पहले कोई पंचम अक्षर आता है, और जो पंचम अक्षर वाला रूल है वहां पे क्या होता है कि पंचम अक्षर आपका बाद में आते हैं। ठीक है, तो मतलब पंचम अक्षर का एक्चुअली रूल ही ये हुआ है कि 2 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, कि एक जगह आपको पहले यूज करना है और एक जगह आपको बाद में यूज करना है। कंडीशन कि अगर उसी व्यंजन का कोई लास्ट वाला अक्षर आ रहा है, मतलब पंचम अक्षर के ही दोनों रूल है, 2 रूल अलग अलग, तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें आप ही का जो आखिरी वर्ग आ रहा है, तो आप उस जो अक्षर है उसको आप उसमें अनुस्वार में बदल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 4 शब्द दे चुके हैं, ये श वाले और ये र वाले, ये है, इसके पहले कोई पंचम अक्षर आ रहा है तो आप उसको अनुस्वार में चेंज कर लेंगे, जैसे संरक्षक, ठीक है, इसको चेंज करिए संशय, ठीक है, ये वाले अब इतने डिटेल में हमने एक एक एग्जाम्पल समझे हैं अभी तक के, तो शायद आपको सारी चीजें जो है वो आ भी चुकी होंगी। अब हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिक की ध्वनि जो है की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये वही वाले, ठीक है, ये वही पंचम अक्षर हो गए हमारे। अभी तक के हम लोगों ने जो डिटेल के साथ में पढ़ा है ना, तो हम इसी को हाइड करके रख दे और इनको याद रखें कि हमने इनको चेंज करने के लिए ही हमेशा क्या पंचम अक्षर
किया हुआ है। मतलब पूरी हमने पूरी रामायण खत्म कर दी। उसके बाद में हमें समझ में आया कि भाई इन 5 शब्दों का ही पूरा खेल था। जहां पे भी आप अनुस्वार को यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रूल पढ़ ले कि उसमें आपको पहले पंचम अक्षर आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, लेकिन लगाना तो जहां पे भी ये शब्द आ रहे हैं, तो यहीं पे हमने क्या किया, वहां पर हमने इसके जगह हमने अनुस्वार को यूज कर लिया। लेकिन अब हमने अनुस्वार को यूज किया, क्यों किया? क्योंकि इनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में एक साथ में दिक्कत जा रही थी, बहुत ये करने, तो हमने उस चीज को सरल करने के लिए, ठीक है, जैसे संस्कृत शब्द लिखे हुए थे इसके, और हमने क्या किया, इनको सरल करने के उद्देश्य से हमने इसे क्या किया, हमने हिंदी में वो जो पंचम नासिक की ध्वनि थी, ठीक है, ये जो नासिक की ध्वनियां हैं, ये जो अनुस्वार व्यंजन है, तो इनको हटा करके हमने क्या किया, बिंदु अनुस्वार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और संस्कृत में वही रूप है जहाँ पे जिसको ओरिजिनल फॉर्म में ये लिखा जाता है। जब संस्कृत आप देखें, जैसे चंदन, ठीक है, हम चंदन ऐसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम पढ़ने जाएंगे तो चंदन को इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखा है। जैसे अंक, हम अंक इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब संस्कृत में देखने जाएंगे तो अंक इसी तरीके से होता है, ठीक है। और जो क है, तो क वर्ग का लास्ट वर्ड जो आता है, तो इसी तरीके से न होता है ना, अंक, तो ये वाला हमने उसको इजी करने के टोन में हमारी हिंदी में हमने क्या किया, उसे अनुस्वार में प्रयोग में चेंज कर दिया। अदरवाइज संस्कृत में जब हम देखें तो वही जो पंचम अक्षर के अंतिम अक्षर जो है, वो पंचम अक्षर वही यूज किए गए हैं, बस हमने हिंदी में उसको उठा करके अनुस्वार से रिप्लेस कर दिया, तो ये थोड़ा इजी हो गया। अब आपका एक डाउट जो है सबसे बड़ा, कि किस अनुस्वार में कौन सा प्रोनाउंसिएशन आता है, हम उसको कौन से इसमें प्रोनाउंस करते हैं, तो वो बात क्लियर हो गई कि जहां जो वर्ग होगा, ठीक है, जो भी व्यंजन होगा जिस वर्ग का, उसका जो अंतिम होगा उसके हिसाब से ही हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अंक, नौवा अंक, ऐसे वो ठंडक, ठंड, वो वाला वो चंदन, यहाँ पे कंबल, क्योंकि वो उस वर्ग का आ रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर म यूज किया और यहाँ पे न यूज किया। तो ये डिफरेंसेस समझ में आ गए कि कहाँ पे म होता है, कहाँ पे न होता है, क्योंकि हालांकि ये जो न, ये वाले चारों होते हैं, तो ये थोड़ा न के प्रोनाउंसिएशन में ही निकलता है ऑलमोस्ट। जब हम न प्रोनाउंस करते हैं, अगर ये भी पढ़ने जाएंगे तो अंक, तो न ही निकलता है, चंचल न ही निकल रहा है, ठंडक फिर न निकल रहा है, चंदन में न निकल रहा है, लेकिन ये म वाला थोड़ा सा तो हमें हमेशा डाउट होता है कि कहाँ पे म आए या न आए। बाकी तो हम उसको सिमिलर ले लेते हैं। नॉर्मली जब हम कन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज होती है, बात करने वाली भाषा होती है, तो हम वहाँ पे इन चीजों को रख लेते हैं। लेकिन अब हमें एक एक बात समझ में होगी कि जो न भी बोलते हैं वो भी न अलग अलग होते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है किसकी, अनुस्वार की, कि आप अनुस्वार को कहाँ कहाँ अनुस्वार को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमें पता है कि इतनी बड़ी दुनिया है हमारी हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, तो यहाँ पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी होंगे, क्योंकि हमेशा होते हैं कि आपको एक साइड में जाना अलाउ है तो आप सेकेंड साइड में नहीं जा सकते, वहां पे आपको बैन किया होता है। तो अनुस्वार की दुनिया में भी थोड़ी सी ऐसी एक कहानी है कि कहाँ कहाँ पर पे आप अनुस्वार को यूज नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसी चीजें रखी हुई है। तो चलो देखते हैं, अभी तक हमने देख लिया अनुस्वार को हमको कहाँ कहाँ यूज करना है। अब हम देखते हैं कि हम अनुस्वार को कहाँ यूज नहीं कर सकते। देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, कैसे, कि अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे य र ल व जो है वो आपने पहले भी यूज किया था और कहा था कि उसके बाद में अगर कोई उसके पूर्व में, ठीक है, यहाँ पे ये नियम क्या कह रहा है कि य र ल व ह आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता। यदि अनुस्वार की जगह उसका बिंदु रूप प्रयोग होता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। उस नियम में हमने क्या पढ़ा था कि य र ल व श स स ह आते हैं, और उसके पूर्व अगर कोई पंचम अक्षर आता है तो वहां पर आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतनी सी चीज चेंज हुई है कि हम उसको उसके मूल स्वरूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका जो अशुद्ध रूप हो जाता है, जैसे कि कान्हा, ठीक है, हम कान्हा को हमेशा ऐसे ही रखते हैं, ह आया उसके पहले अनुस्वार आया, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इसका जो रूप होगा ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका अशुद्ध रूप होगा, इसको इस तरीके से आप शो नहीं कर सकते, आपको इसको पूरे विथ पंचम अक्षर के साथ में ही लिखना पड़ेगा। तो वहां से आप ये 4 शब्द हटा सकते हैं, ठीक है, मैं खुद ही अपनी वो क्लियर कर दूंगी। फिर जैसे कि अन्य, य आया, आगे न है, तो आप अन्य को इस तरीके से नहीं लिख सकते,
क्लियर। तो ये इसका शुद्ध रूप। तो कुछ शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध के अकॉर्डिंग रखने के लिए कि उसका जो सही तरीका लिखा जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके इसी रूप में मतलब ये अनुस्वार को यूज न करके हम उसका जो पंचम अक्षर है उसी के साथ में उसको प्रयुक्त करते हैं। आई होप आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। जैसे तुम्हारा, तो म है, उसके बाद में ह आया है, तो हम यहाँ पर तुम को यूज मतलब अनुस्वार जो है वो यूज ना करके हम सीधे म ही रखेंगे। तो ये एक नियम है। बाकी ऑलमोस्ट आप जो है सारे जगह अगर कोई भी शब्द आए तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, पंचम अक्षर के वहां पर आप उसको हटा करके अनुस्वार यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वहां पर आपको उसका आधा वाला जो फॉर्म है वही रखना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड वाला नियम ये कहता है कि जो पंचम अक्षर थे, है ना, पंचम अक्षर थे ण ण ण म न म, ये इसके बाद में अगर ये वापस से रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि यही रिपीट हो रहे हैं, या ये बोल दे कि पंचम अक्षर आता है, तो अगर किसी अनुस्वार के पहले, अनुस्वार क्या है, इन्हीं व्यंजन से बने हुए अनुस्वार, मतलब ये रिपीट हो जाता है, सिंपल से फॉर्म में पढ़ेगी, जब ये रिपीट हो जाते हैं तब वहां पे आप अनुस्वार का यूज नहीं करेंगे। या यूं बोल सकते हैं कि पहले ऑलरेडी एक अनुस्वार था, उसके बाद में फिर आपने एक उसमें और जोड़ दिया सेम वाला, ठीक है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाएंगी कि यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम अक्षर आता है तो उसका अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है, अनुस्वार का बिंदु रूप अस्वीकृत होता है। मतलब मूल रूप की जो एक्चुअल में उसका फॉर्म है जो व्यंजन के साथ में वो यूज होगा, ना कि आप उसको बिंदी लगा करके यूज करेंगे। तो इसे समझने से बेटर आप ये समझे कि अगर कोई रिपीट आ जाता है, कोई पंचम अक्षर रिपीट आता है, तो आप वहां पे अनुस्वार यूज नहीं करेंगे। जैसे अन्न, ठीक है, न, फिर एक और न था, तो इन दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, आधा न हो गया, तो ये अन्न हो गया। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इसका एक गलत रूप हो जाएगा, ये अशुद्ध रूप हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है कि एक अनुसार ऑलरेडी है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, यदि अनुस्वार के पश्चात ये अनुस्वार ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर इसके बाद में अगर कोई पंचम अक्षर आ रहा है, मतलब ये जो है ये पंचम अक्षर हो गया ये वाला, तो आप इसको अपने मूल स्वरूप में रखेंगे, मतलब जो न है तो आप इसको इसी तरीके से न यूज करेंगे, ना कि आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इस डेफिनेशन से भी समझ लिया, उस डेफिनेशन से भी समझ लिया। क्लियर। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां पर आप इस तरीके से चीजों को यूज नहीं करेंगे कि आप वहां पे अनुस्वार जो है वो लगा रहे हैं। जैसे सम्मेलन, सम्मेलन में क्या हुआ, म ऑलरेडी अगर इसको है ना, ये यहाँ पर एक अनुस्वार का काम करता है म, और उसके बाद में फिर म आ गया, मतलब वो पंचम अक्षर जो है रिपीट हो गया, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे फिर आप अनुस्वार का बिंदु यूज ना करके आप उसके मूल स्वरूप में ही आप उसे रखेंगे। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल है, लाइक गन्ना, पन्ना, तन्मय, सम्मानित, तम्मा, उन्नति, जन्म, तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एक दो वर्ड और समझा दे, उन्नति, ठीक है, उन्नति को अब मैं आपको इस तरीके से लिख के बताती हूँ, तब हम उस चीज को समझेंगे। तो उन्नति, इस तरीके से ये अनुस्वार हो गया, अनुस्वार के बाद में एक पंचम अक्षर रिपीट हो गया, मतलब क्या हुआ है कि ये दो दो बार आ गए हैं, ठीक है, सेम रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये दो दो बार हो गए, एक न फिर एक न, तो आप इन न जो है इसको बार बार मतलब अनुस्वार में न बदल के एक न को आप आधा कर देंगे और एक न को आप पूरा कर देंगे, तो इस तरीके से ये हो गया उन्नति। क्लियर। जैसे कि एक और देखे, एक एग्जाम्पल और देखो, जन्म, तो इसी न जो है इसी वर्ग से आता है, तो आप क्या करेंगे, इसी को रिपीट ना करके हमने क्या किया, इसको जो पूरा न था उसको, अब जो पहले वाला है आप उसको आधा कर देंगे, सिंपल, जो पहले वाला है आप उसको आधा कर लेंगे। अम्मा, ठीक है, तो अम्मा मतलब एक म ये हो गया, एक ये हो गया, इसको चलो थोड़ा और डिटेल में लिख करके बता दे, मतलब हमारे उस फॉर्म में लिख के बता दे, अ प्लस म, फिर म हलंत के साथ, और फिर ये हो गया आ। क्लियर। मतलब क्या हुआ, ये रिपीट हो रहे हैं, एक अनुसार ऑलरेडी आ चुका है, एक फिर है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एक को आप आधा कर देंगे पहले वाले को, और एक सामने वाला जो पीछे वाला उसको सेम रखेंगे, ठीक है, मतलब आपने इसको अपने फुल स्वरूप में लिखा। क्लियर, क्योंकि सेम हो रहा है तो एक को आप आधा कर दो, तो ये हो गया आपका अम्मा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि और चीजों को समझ में आ जाए हमारे। तन्मय, तो न म य,
ठीक है, क्योंकि हमने सेम सेम वाले की बात की, ठीक है, सेम सेम वाले की बात की। अब हम थोड़ा एक डिफरेंट देखते हैं, यहाँ न है और यहाँ म, लेकिन हमको दोनों को पता है, ठीक है, मतलब पंचम अक्षर है, दोनों ही और दोनों रिपीट हो गए हैं, मतलब एक पंचम अक्षर आ गया, फिर एक और पंचम अक्षर आ गया, तो दो आ गए ना, तो दो के लिए हम फिर क्या करेंगे, हम एक को पहले वाले को आधा कर देंगे, पीछे वाले को। ये तो सेम सेम के लिए समझना इजी था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में मतलब रूल यही कहता है कि जब जहाँ पे दो पंचम अक्षर आ जाते हैं तो वहां पे आपको अनुस्वार जो है वो प्रयोग नहीं करना है, या जहाँ पर दो सेम, वो सेम सेम पंचम अक्षर हो सकते हैं, वो आगे पीछे के भी हो सकते हैं, तो जैसे न और म, सेम सेम के लिए ये म यूज हो गया, जो सेम नहीं है तो एक न युवा और एक म, तो आप तन्मय को इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलत प्रोनाउंस मतलब गलत अशुद्ध मतलब स्पेल करेगा, स्पेलिंग भी देखनी होगी, तो ये गलत स्पेल कर रहा है, तो हमने तन्मय को इस तरीके से लिखा, हमने पहले वाले को आधा कर दिया और फिर इस तरीके से ये चीजें हो गई। आपको समझ में आया, जो हमें इतना इजी लगता है, जो हमें इतना फ्लुएंटली बोलते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कितनी ग्रामर छिपी हुई है भैया। पर पढ़ेंगे तो चीज़ें सरल होंगी, और सरल होंगी समझ में आएंगी, समझ में आएगा तो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इजी, मतलब सरल से वापस सरल आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अनुनासिक। एक बार फिर से जो है अनुस्वार जो है उसे हम रिपीट कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अनुनासिक के ऊपर। फिर हम अनुनासिक और अनुस्वार जो है दोनों के बीच में जो फर्क है वो भी देखते हैं। अनुस्वार क्लियर हुआ कि जब भी किसी मतलब लाइन के ऊपर आप कोई बिंदु यूज कर रहे हो, मतलब जहाँ पे भी आपको बिंदु दिख रहा है, हमें वो पता है कि वहां पे पंचम अक्षर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पंचम अक्षर एक्चुअली है ना, वो भी एक अनुस्वार ही हो रहा है। तो जहां पे भी अनुस्वार जो है, सॉरी मैंने अनुनासिक बोला पहले, तो अनुस्वार कहाँ पर यूज होगा, जहां पर भी आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, फिर आप उसका प्रोनाउंस करने के लिए आप क्या करोगे कि जहां पे भी किसी वर्ग के व्यंजन को यूज किया है और उसी वर्ग का पंचम अक्षर यूज हो रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वहां पर आपको जो पंचम अक्षर वाला जो व्यंजन है उसको उठा करके आपको अनुस्वार से रिप्लेस कर देना है। सेकेंड रूल क्या था, स सरोते का, स षटकोण का, श सल्जम का, ये तीनों श जहां पर भी आते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर कोई पंचम, सॉरी इसके पहले कोई पंचम अक्षर आता है, ठीक है, स सरोते का हो गया, कोण का हो गया, ठीक है, सशलजम, ये तीनों वाले जो श थे, मतलब ये सॉरी ये सरोते वाला, षटकोण वाला, सलजम वाला, ठीक है, आगे पीछे लिखा गया है, इनके पहले अगर कोई पंचम अक्षर आता है, ठीक है, क्या हो रहा है, इसके पहले कोई पंचम अक्षर आता है तो वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला नियम क्या था कि किसी भी मतलब किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आता है उस व्यंजन के बाद में, पहले ये व्यंजन आया उस वर्ग का और उसके बाद में उसी वर्ग का पंचम अक्षर आता है, तब वहां पे अनुस्वार बदलता है। और यहाँ पे कह रहे स के पहले अगर कोई पंचम अक्षर आता है तो वहां पर अनुस्वार होता है। और कहाँ पे यूज नहीं होगा, जहाँ पे य र ल व जहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे य र ल व जहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, उसके बाद में आपको कोई पंचम अक्षर मिल रहा है उसके पहले, सॉरी, तो वहां पर आप अनुस्वार यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे कोई रिपीट पंचम अक्षर आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली दो पंचम अक्षर आ रहे हैं या एक अनुस्वार के पश्चात फिर कोई पंचम अक्षर आ रहा है, तो वहां पर भी आपको अनुस्वार यूज नहीं करना है, उसका जो मूल स्वरूप है उसी में आपको लिखना है, अदरवाइज उसका वो अशुद्ध रूप कहलाएगा या उसका स्पेल जो है वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई है। तो चलो बढ़ते हैं अनुनासिक की ओर। अब अनुनासिक क्या होते हैं, चांद, ठीक है, चांद, तो ये जो चंद्रमा है, ये जो बिंदी लगी हुई है, बस आप इसी को कहते हैं, क्लियर। वहां पे हमने क्या किया था, जब आप अनुस्वार की बात कर रहे थे तो हमने उसे नोट किया था कि वो हमारे नाक से उसकी ध्वनि निकल रही है, ठीक है, अनुस्वार चंद, 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 ठीक है, चंद न यहाँ से टच हुआ, लेकिन अनुनासिक चांद, चांद, आप चंद और चांद जो है ये इन दो शब्दों को बार बार प्रोनाउंस कर करके देख सकते हैं, ठीक है। चंद में क्या हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, और चांद में क्या हो रहा है कि चांद जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह के साथ साथ में आपकी ध्वनि जो है वो नासिका द्वार से भी निकल रही है, मतलब वो नाक से भी निकल रही है। तो अनुस्वार, तो पहले तो हमने एक पहले जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था अनुस्वार के जैसे ही हमने अनुनासिक का दे दिया कि जहां पर चंद्र बिंदु लगता है मतलब शिरोरेखा के ऊपर, वो अनुनासिक होते हैं, ये क्लियर हो गया। और अनुस्वार कौन सा होता है, जहां पे सिर्फ एक बिंदु होती है वो होता है अनुस्वार। और जहां पे, भाई क्या हुआ, नो 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 नो,
क्लियर हो गया कि एक आपके पास में चंद्र बिंदु है और एक आपके पास में सिर्फ ये एक सिर्फ नॉर्मल बिंदु है, पास में चंद्रमा है। ठीक है, तो जो चांद वाला है, ठीक है, ये चांद वाला क्या है, अनुनासिक। आप प्रोनाउंस करके भी देख सकते हो चांद, ठीक है, जिसमें आपके मुंह के साथ साथ आपका जो नाक है वो भी यूज हो रहा है, तो वो है अनुनासिक। और जहां पर सिर्फ एक डॉट लगा हुआ है, एक बिंदु लगा हुआ है, जिसको आप प्रोनाउंस चंद, ठीक है, तो वो न से जो अनुस्वार है वो न से निकलता है, नाक से निकलता है, तो वो हो गया अनुस्वार। क्लियर, तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद में हमने अनुस्वार का डिटेल में पढ़ा था, सेम अब हम चंद्रमा का जो है चंद्रकार उसका भी पढ़ते हैं। अनुनासिक में के उच्चारण में ध्वनि जो है वो मुख के साथ साथ नासिका द्वार को भी छूकर निकलती है, और ये बात हमने विथ एग्जाम्पल जो है प्रूव कर चुके हैं। क्लियर, अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से साथ साथ निकलती है, चांद, पाव, आंख, ठीक है, मुंह से भी निकल रहा है और आंख से भी निकल रहा है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगा के दर्शाया जाता है, जैसे पांव, आंख, गांठ, ठाव, चांद, गिराव, इस टाइप के कोई भी शब्द जहां पर आपको चंद्रकार बिंदु जो है वो दिखाई देते हैं, तो वहां पर आपका अनुनासिक होता है। अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के शब्दों के प्रयोग में अंतर आ जाता है, जैसे कि हाँ, ये मतलब जो मैं आपको शुरू से एक उठा रही हूँ ना, ये सबसे कई बार हम एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम कोई भी लिखते हैं ना, तो जैसे कि चंद्र फटाफट लिखा है तो हम इसको इस तरीके से निकल के लिख के चले जाते हैं। क्लियर, मतलब इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन हम वो गलत होते हैं क्योंकि दोनों ही चीज आपस में अलग है। ठीक है, एक सिर्फ बिंदु है और एक जो है वो चंद्रमा के साथ में, और दोनों का ही यूज अलग अलग होता है। और जब आप दोनों को इस तरीके से कर देते हैं तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे कि हंस, ठीक है, ये क्या हुआ, हंस, ये एक हंसना हो गया। क्लियर, हंसना, हंस, इसको इस तरीके से मतलब आप लाफ कर रहे हो, आप हंस रहे हो, ये वाली चीज हो गई। लेकिन अगर इस चंद्रमा बिंदु को हटा करके हम सिर्फ एक बिंदी वाला लगा दे और हम समझे कि भाई जल्दी जल्दी में हो गया, तो आप इसको भी हंसता समझ लीजिए, बट दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया हंस, जो कि एक प्रजाति है, एक पक्षी की प्रजाति है। क्लियर, तो इन दोनों में समझ में आ गया। जैसे कि चंद, वहां पे आ की मात्रा होगी, चलो हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर, तो ये क्या हुआ, ये आपकी एक हंसने की प्रक्रिया हो गई, और ये वाला जो है अनुस्वार के साथ में, तो ये एक आपकी प्रजाति हो गई। क्लियर, ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब आप इसको यूज करने के वो देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी होती है तो अनुनासिक का प्रयोग जो होता है वो बिंदी के रूप में होता है, अर्थात अनुस्वार के समान ही होता है, जैसे कि है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि इसके जो यूजेस है जहां पर आपको ये यूज करना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वहां पर स्वर की मात्रा लगी हो, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर हम ये शिरोरेखा, ठीक है, ये जो टेरेस है ना, ये जो छत है, शब्द की जो छत होती है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना शिरोरेखा पर, ध्वज पर, है ना, तो मतलब शिरोरेखा पर ध्वज लगा रहे, मतलब ये छत, तो ये हमारे शब्द की छत हुई। इसके साथ में अगर कोई पहले से एक मात्रा मेंशन हो, कोई भी मात्रा लगी हुई हो, तो वहां पर हम चंद्रकार बिंदु को सिर्फ एक बिंदी यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो अनुस्वार ही हो गया, तो भाई अनुस्वार में क्या होता है कि उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती है और तब हम बिंदु यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन हो गई कि जहां पर जैसे कि है, ठीक है, तो ये आई की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम इसको चंद्र मतलब है को इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो हम इसे है को इस तरीके से लिखेंगे कि सिर्फ एक बिंदु जो है वो लगा करके हम इसको डन कर लेंगे। मैं लिखते हैं हम, तो मैं में भी क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में मतलब हम ये इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि छत हम बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाएंगे ना, तो वो बहुत बुरा प्रेजेंट होगा, गंदा गंदा लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चंद्रकार बिंदु न लगा करके क्या करते हैं, सिर्फ एक बिंदु लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खिचड़ी ना हो। जैसे कहीं, ठीक है, ये तो एक ही मात्रा हो गई। कहीं में क्या हुआ, कहीं, तो ये ह है, इसके साथ में ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये ई हो गया। ठीक है, यहाँ पर चंद्रकार बिंदु न लगा करके फिर हमने क्या किया, मतलब फिर यहाँ चंद्रकार, यहाँ ज्यादा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक डॉट लगा दिया। क्लियर, गोंद, ठीक है, यहाँ पर भी
इस तरीके से लगाना था, लेकिन यहाँ पर पहले से एक मात्रा लगी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदी लगा करके इस काम को समाप्त किया। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पर अगर ये मात्रा नहीं है और वहां पे आपको चंद्रकार बिंदु जो है अनुनासिक यूज करना है, तो वहां पर आप ओरिजिनल फॉर्म है आप वहीं पे वही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे चौक इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर चंद्रकार बिंदु न लगा करके हमने सिर्फ क्या किया, एक बिंदी लगा दी। लेकिन चांद में हमने क्या किया, चांद में ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो हमने उसके चांद को जो उसका ओरिजिनल फॉर्म आता है उसी में लिखा, मतलब उसके ऊपर हमने एक चंद्रकार बिंदु जो है वो शो की है, हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। आई बात समझ में? अनुनासिक और अनुस्वार में फर्क क्या हुआ? हाँ, हम अनुनासिक में देखो, अनुनासिक जो होते हैं वो चंद्रकार बिंदु होते हैं और अनुस्वार जो होते हैं वो सिर्फ एक बिंदु होते हैं। किसके साथ में? शिरोरेखा के साथ में। अनुस्वार के ऊपर पढ़े तो अनुस्वार जो होता है वो हमेशा स्वर को फॉलो करते हैं, अनु प्लस सार। ठीक है, जहां पे भी पहले स्वर आएगा उसके बाद में ही आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार को प्रयोग करने के लिए हमने देखा कि किसी भी वर्ग में अगर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आता है तो उसे आप अब अनुस्वार में चेंज कर सकते हो। देखो पहला पॉइंट ये हो गया, डिफरेंसेस अगर आपसे पूछ लिए जाए तो। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि आप ये स्वर्ग को फॉलो करते हैं, स्वर को फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप ये बता देंगे कि यहाँ पर जो मतलब ये नाक और मुंह दोनों से प्रोनाउंस होते हैं और ये केवल नाक से प्रोनाउंस होते हैं। यूज करने के लिए फोर्थ पॉइंट में आप क्या देखेंगे कि जब पंचम अक्षर होता है, मतलब किसी भी व्यंजन वर्ग का आखिरी अक्षर जब जहाँ पे आ जाता है उसके बाद में, तो वहां पर उसको वो अनुस्वार में चेंज कर देते हैं, मतलब उस पंचम अक्षर को अनुस्वार में चेंज कर देते हैं। फिर इसी के साथ में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, श स जो है अगर वो आ रहे हैं उसके पहले कोई पंचम अक्षर है तो भी आप उसको अनुस्वार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो नहीं लिखने के रूल्स होते हैं वो भी लिख सकते हैं। किस तरीके से कि अगर य र ल व ह आ रहा है और उसके बाद उसके पहले कोई पंचम अक्षर आ रहा है तो आप उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वहां ये नहीं बोलेंगे कि वहां अनुस्वार यूज नहीं हो रहा है, आप उसे उसके मूल रूप में लिखेंगे, ना कि आप उसमें बिंदी लगाएंगे। जहां पर दो पंचम अक्षर एक साथ में यूज हो रहे हैं वहां पे भी आप उसका ओरिजिनल स्वरूप लिखेंगे, ना कि आप वहां पर अनुस्वार जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अनुनासिक में क्या करेंगे, अनुनासिक में अगर आपके शिरोरेखा के साथ में कोई मात्रा लगी हुई है ऊपर, क्योंकि मात्रा तो नीचे भी होती है, जैसे नीचे कु हो गई, इस तरीके की अगर कोई चीज होती है तो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर आपने कोई चीज कर रहे हो कि आप यहाँ पर अनुस्वार के साथ कोई खेल कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं शिरोरेखा के ऊपर की, मतलब छत के ऊपर की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई मात्रा रिपीट हो रही है, कोई स्वर रिपीट हो रहे हैं, मतलब स्वर की मात्रा लगी हुई है, ए आई ओ ओखली, तो ये वाली मात्रा अगर लग रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, चंद्रकार बिंदु लगा करके हम वहां पर सिर्फ एक डॉट जो अनुस्वार होता है हम उसको प्रयोग करेंगे। तो भाई इतना था अनुनासिक और अनुस्वार में। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक एक जो डिटेल वाली पॉइंट होती है, जो चीज़ें होती है, वो समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बेफिक्री से डाल सकते हैं, हम फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।